नमस्कार। मैं जय किशन महाराज बिरजू महाराज परंपरा द्वारा आयोजित इस श्रृंखला सफरनामा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच विख्यात मोहन वीणा वादक पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी उपस्थित हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत और संगीतकारों की विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान बनाने में जिन संगीतकारों का सबसे बड़ा योगदान है, उनमें पंडित विश्व मोहन भट्ट का नाम विशेष महत्व रखता है। उन्होंने न केवल भारतीय संगीत को व्यापकता दी है, बल्कि मोहन वीणा के रूप में भारतीय एवं पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के अनूठे सम्मिश्रण की संभावना को जन्म दिया है। विगत 50 वर्षों से देश विदेशों में होने वाले लगभग सभी बड़े संगीत समारोहों में इन्हें आमंत्रित किया जाता है और आपने 80 देशों में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। पंडित जी को पद्म भूषण, पद्मश्री, ग्रैमी के साथ साथ संगीत नाटक अकादमी, म्यूजिक साइंटिस्ट, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, तंत्री सम्राट, राजस्थान रत्न एवं 2 बार ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड के अलावा कई अन्य सम्मानों से नवाजा गया है। रूस की प्रतिष्ठित सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने आपको ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। पंडित जी, आपको सादर मैं प्रणाम करता हूं, आपको चरण स्पर्श करता हूं और मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और कुछ हम लोग बातचीत करेंगे इस विषय में। हम लोग सब बहुत उत्सुकता से आपके कलात्मक यात्रा को जानने के लिए उत्सुक हैं। उम्र की किस अवस्था में आपने ये शुरुआत की, बताएं हमें। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित की गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे गुणी कलाकारों से चर्चा करने का मौका कम ही मिलता है। अमूमन जो एंकर होते हैं वो म्यूजिक से अलग ही होते हैं उनके साथ एक लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन आप जैसे गुणीजन आज बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप जिस बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं उसको पूरी दुनिया जानती है, आपका कंट्रीब्यूशन, और बड़े बड़े कलाकार आपके यहाँ हैं इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने कथक के घराने को जीवंत कर रखा है और परंपरा बिल्कुल शुरू है, परंपरा जारी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप जैसे गुणीजन लोग जब एक ऐसे खानदान में जन्म लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि कला अपने आप ही समाहित हो जाती है आपके शरीर के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जो आपने मुझे सवाल पूछा कि बिगिनिंग कैसे, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मेरी बिगिनिंग भी बिल्कुल शुरू से हुई। मेरी मदर उस समय भातखंडे विश्वविद्यालय का विशारद का संगीत का एग्जाम देने वाली प्रथम महिला थी जयपुर, हमारे राजस्थान से, और उस समय उसकी प्रिपरेशन कर रही थी और उनको तमाम सिलेबस के राग करने पड़ते थे। तो उसी समय उनका रियाज जो था शायद मेरे अंदर समा गया और फिर बाद में मेरा जन्म हुआ, तब भी वो उनका जारी रहा। फिर आगे अलंकार उन्होंने किया और फिर कुछ स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किया। फिर मेरे फादर भी जयपुर घराने के गायन के क्षेत्र में थे। फिर मेरे बड़े भाई साहब शशि मोहन जी भट्ट, वो सितार के रविशंकर कहलाते थे, राजस्थान के रविशंकर। 57 में वो पंडित रविशंकर जी के शागिर्द बने थे। तो लिहाजा मेरे बड़े भाई महेंद्र जी और रवि मोहन जी वो वायलिन वादक, और मेरी बहन है मंजू बहन मेहता, वो अहमदाबाद में सप्तक जो चलाती हैं, जिनके हस्बैंड नंदन मेहता जी ने सप्तक की स्थापना की थी, कुछ अभी वो उसको संभाल रही हैं। और दूसरे मेरे भतीजे कृष्णा जी, वो अमेरिका में रहते हैं, और चंद्रमोहन है, राजीव हैं। तो ये घर का एक माहौल ऐसा रहा कि बचपन से ही मैंने संगीत की ध्वनि ही कान में सुनी। कि हमारे पास में एक बड़ी हवेली थी, हमको हमारे जो जयपुर के महाराजा थे उन्होंने एक हमको हवेली दान की थी,
और वाह, 2 घोड़े भी दान किए थे और 3 गांव ये हमको दान में मिला था, क्योंकि हमारे कुछ लोग गुणीजन खाने में वहाँ पे जयपुर महाराजा के वहाँ पे एम्प्लॉयड थे। तो उसकी जी एवज में उन्होंने कहा कि आपको न रोजी रोटी की चिंता है, न रहने की चिंता है, आप तो बस यहाँ पे कला साधना कीजिए और हमारे वाह, दरबार में रहिए। तो उन्होंने हमको एक लगभग ये कुछ बहुत लगभग ये कुछ ऐसी बात हो गई जैसा हमारे लखनऊ में भी यही हुआ कि वाजिर जी शाह जी ने हमारे घर में भी को दिया और बकायदा जी घोड़े वोड़े कर दिए। जी तो एक घोड़ा तो बेच दिया जी क्योंकि बहुत खर्चा होने लगा, जी और जी जी। दूसरे घोड़े को मेरे फादर ने घोड़ा गाड़ी बना ली और सब अच्छा। बच्चों को स्कूल एक सही रख लिया था। वो उनको जी दाना वाना खिलाता था, हम देखते थे कैसे घास खा रहा है, कैसे चने खा रहा है, और फिर उसको घोड़ा गाड़ी बना के हमको स्कूल उसी में छोड़ा जाता था। तो ये पुरानी कहानी है। लेकिन जी उस समय जयपुर की बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ कि हमारे फादर को बहुत शौक था म्यूजिक का, और बड़े बड़े लोग उनके वहाँ पे, हमारे जो हवेली थी उसका जो एक नीचे रूम था वो थोड़ा जी सा हॉल टाइप था, उसमें प्रोग्राम हो सकते थे, वो कहीं बैठकें होती थी। और हर रोज फादर का प्रिंसिपल था कि हर रोज संगीत की एक महफिल होगी, एक कलाकार आएगा, गाएगा, बुझाएगा, खाएगा, पिएगा और बहुत आनंद करेंगे। ये पॉलिसी थी। और वाह आपको वाह जान के खुशी होगी कि बड़े बड़े लोग आए वहाँ पे, हसरत वाह जयपुरी साहब, सागर बंधु, विनायक राव पटवर्धन जी, और वाह ये वाह अपने नारायण राव जी व्यास, और काफी काफी लोग बड़े बड़े, उस्ताद कायम हुसैन जी जो सैनिया घराने के सितार के थे वो, जी और जी जी ये सब लोग महफिल जमती थी, और बड़े अच्छा माहौल से मैं गुजरा उससे जी। जी 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 जी। तो थोड़ा उसी को बढ़ाते हुए आप अपना बारे में बताएं कि आपका जो रुझान बढ़ा किस तरीके से। जी तो इसमें यह था कि साहब संगीत तो अंदर समा गया। जी मैंने पहले गायन सीखा कि क्योंकि मैं हाँ मम्मी को सुनता था, पिताजी को सुनता था। जब मैं 7 साल का था तो जी पिताजी मम्मी ग म प नि सा रे सा नि ध प म ध प म प म ग म ग रे सा नि सा हाँ नि हाँ सा ग हाँ म प ग म प नि सा ग रे सा नि सा नि ध प म प ग म ग नि ध ध प म प ध प म प ग म प म ग म ग रे सा नि सा सा म ग प म क्या ध प म प म ग म ग नि ध प म ध प म प म ग म ग ग म प नि सा ग रे सा नि सा नि ध प म ध प म ग म ग सा नि ध प म ध प म प म ध प म प म नि ध प म ध प म प म ग म ग प म ध प म प म ग म ग रे सा नि सा नि सा ग म सा ग नि सा ग म प क्या नि सा बात नि है सा नि ध क्या प बात। म ग रे सा नि सा ग ग ग नि सा ग म प नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा ग ग ग नि सा ग म प नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा ग ग ग। इस तरह की क्या बात। मेरे ये चलती रहती थी कान में बचपन से। जी 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 ये सुनने को मिला। फिर मैंने थोड़ा दिन सितार बजाया, वायलिन बजाया, और इस तरह से वाह वाह मेरी वाह। संगीत की शुरुआत हो। और आगे जो मोड़ आएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो पंडित जी मोहन वीणा की परिकल्पना और इस साज की बनावट को आपने कैसे साकार किया। जी, मैं 15 साल का था महाराज जी। जी मेरे फादर सिखाते थे, तो एक विदेशी युवती आई थी गिटार लेके अपना, और जी कहा कि जी। मैं गिटार गिटार पे भारतीय संगीत सीखना चाहती हूँ। तो अच्छा खैर, अच्छा वाह। तो देखा मैंने कि नया कोई साज हमारे घर में दिखा, क्योंकि जनरली तो सितार, तानपुरा, हारमोनियम, तबला ही था, सही बात। वायलिन था, 5 साज थे हमारे यहाँ। लेकिन ये जब साज आया तो मुझे कुछ लगा कि ये इस पे कुछ करना चाहिए, कुछ नया करने की एक ललक हो गई मुझे। मेरी बचपन से ही कुछ आदत थी कि कुछ ना कुछ सोचता रहता था, कुछ ना कुछ अपनी जुगाड़ की जो चीजें होती थी उनसे बनाता रहता था। थोड़ी सी इनोवेटिव मेरी नेचर थी। तो जी मैंने जी। वो साज उनसे 25 रुपए में खरीद लिया। उस टाइम पे 1966-67 की बात होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो खरीद के फिर उस पे मैं, क्योंकि मुझे आदत थी सितार की, तरप तरप के तार, चिकारी के तार, झाला और दिर ये सारे बोल अब इस पे तो बिल्कुल। नहीं बजते थे, क्योंकि वो तो 6 तार अलग होते थे। तो मैंने हाँ वो 6 बिल्कुल। तार रिमूव कर दिए और उनकी जगह दूसरे तार लगाए। और टोटल जी आज जो देखते हैं वो 20 तार हैं मेरी मोहन वीणा में। एक तुम्बा भी मैंने लगा दिया,
तुम्बा, जी चिकारी के तार और फिर तरफ के 12 तार मैंने इसमें ऐड किए, और फिर अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में इसको मैंने पिकअप लगा दिया, इसमें माइक्रोफोन का फिटिंग कर दी, और इसका जी इक्वलाइजर और इसका टोन कंट्रोल और वॉल्यूम कंट्रोल, ये सब मैं अपने हाथ में ही रखता हूँ आजकल, क्योंकि साउंड सिस्टम वाले को पता नहीं होता है कि क्या आप साउंड निकालना चाहते हो अपने साज से। तो मैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल साज की आवाज खुद ही बना लेता हूँ, चाहे साउंड सिस्टम खराब से खराब भी होगा तो मैं उसको एडजस्ट करके अपने कान से और सही कर लेता हूँ। ये लेटेस्ट बिल्कुल टेक्नोलॉजी भी यूज करता हूँ जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब अगला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी कि आपके इस सफल यात्रा में आपके परिवार और आपके मित्रों का कैसा योगदान रहा है? आपके जो चाहने वाले लोग हैं, प्रियजन लोग हैं। देखिए, परिवार का आशीर्वाद तो शुरू से ही रहता है, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। जी परिवार का माहौल, वातावरण, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे यहाँ ये माहौल रहता था कि हमारे भाई साहब शशि मन जी कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो मेरे को एक पहेली देके जाते थे। वो जाने से पहले मार्केट जाते थे, बोले कि मैं जी 15 मिनट में आऊंगा, जरा इसको जरा करके दिखाओ, इस पहेली को हल करके दिखाओ। पहेली क्या होती थी? तिहाइयां। वाह 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 वाह। अब तिहाई होते थे। अब एक दिन मैं ऐसे ही प्रयास कर रहा था, ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना रख दिन दिन, ये मेरी वो चल रही थी, ना दिन दिन ना दिन दिन ना। अब इस पे बोले तकिट तक धेने धाती था, तकिट घेने तक धाती था, तकिट घेने तक धाती था। वाह वाह वाह। इसको करो, इस तिहाई को करो, मैं 15 मिनट में आता हूँ। जी अब मैं क्या, ना दिन दिन ना दिन, मैं जो ट्राई कर रहा था वो दिन दिन तकिट तक धेने धाती था, तकिट घेने तक धाती था, तकिट घेने तक धाती था। तो आप पे समझ नहीं आना। जी जी अब मैं थोड़ा दिमाग मैंने लगाना शुरू किया, जी और दिमाग लगाया, फिर मेरे को समझ में आया कि ये आ का चक्कर है। जी मतलब एक जो अनाघात, जैसे ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना त्रक दिन दिन ना, अता किट गिन तक धाती था, अता किट गिन तक धाती था, तकिट गिन तक धाती था, दिन दिन ना। क्या बात तो है। हाँ ये ऐसी ऐसी पहेलियां वो कहते थे कि अता 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 अधा त्रिकृता नता अता कटा अता कटा अता धा त्रिकृता नता अता ता अता ता अता धा त्रिकृता, इसको लाओ बोले। क्या बात है। तो वाह ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना अता अता ता 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 धा त्रिकृता नता ता 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 धा त्रिकृता नता ता 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 धा त्रिकृता दिन दिन ना दिन। ओह, तो क्या इसको बात है। हम बचपन से वो नींव ऐसी मजबूत होती थी। जी मैं जी सबसे जी पहले जी, तो फिर मैं अब आगे कहानी बढ़ाता हूँ। इस जी माहौल जी में मैं बड़ा हुआ, और जी। मैं जब 1983 की बात है, जब मैं पंडित रविशंकर जी का शागिर्द बना, गंडा जी बंधन, वाह वाह। तो उस समय गुरु गुरु पूजन होता है, गंडा बंधन होता है। उन्होंने कहा कि मेरे को एक पहेली है। मैंने कहा मैं बहुत पहेली हल कर चुका हूँ, मुझे आ ही जाएगा। आप पूछिए। तो उन्होंने कहा देखो, मेथी पालक चूका, हाँ मेथी पालक चूका, मेथी हाँ। पालक चूका और मेथी पालक चूका। तो का पे सम लाना है। जी अब मैं ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन, मेथी पालक चूका, मेथी पालक चूका, मेथी पालक चू, बोले का पे समझो। पहला सबक वहां से शुरू किया उन्होंने। मैंने कहा ठीक क्या है। बात अब है। मेरे पास चाबी थी उसकी, जी क्योंकि जी मेरे जी भाई साहब ने मेरी नींव मजबूत कर दी थी सुना सुना के। जी मेथी जी। पालक चूका, मेथी पालक चूका, मेथी पालक चूका, हाँ उसको क्या बेदम बात कर दिया। है। वाह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हाँ उसको कर दिया है। वाह वाह पूरा नाच है। हाँ, मतलब छठी छठी जो मात्रा है वो आधी मात्रा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ इस तरह से हाँ उसको कर दिया जी। तो इस तरह वाह की मेरी वो, फिर उनसे मैंने तालीम ली, और जो विद्वान आदमी से आप थोड़ी देर भी बात करते हैं तो वाह बहुत वाह कुछ वाह सीखने को मिलता है। ऐसे गुरुजी हमारे थे जिन्होंने वाह बहुत सारी तिहाइयां, बहुत रागों का
और जो उन्होंने खुद ने जो राग बनाए वो सब बताए मुझे। और बहुत हम लोगों ने 83 से साथ में यात्राएं भी की, विदेशों की यात्रा भी रही। तो इस तरह से मेरी एक संगीत की यात्रा जारी रही। तो आपकी मतलब ये किस उम्र में आप पंडित जी के पास गए सीखने के लिए? हाँ, मैं 1983 में समझिए आप 50 का जन्म है तो 33 इयर्स की उम्र में। करेक्ट, ठीक ठीक ठीक, वाह वाह वाह। तब तक मैं अपने आप को थोड़ा एस्टेब्लिश कर सका था। जी। और आज तक की डेट में करीब 85 कंट्रीज मैं घूम चुका हूँ। 85 कंट्रीज में मेरे सोलो परफॉर्मेंस हो चुके हैं। और अब 55 साल हो गए करीब। क्या बात है, वाह वाह। 50 साल मेरे परफॉर्मेंस के हो गए। क्या बात है, वाह। आपकी दुआ से। क्या बात, धन्यवाद जी। हाँ जी, क्योंकि मोहन वीणा आपका अपना खुद का आविष्कार किया हुआ साज है जी। इसको विकसित करने की योजना आपने किस प्रकार से बनाई जी। और इसकी शिक्षा प्रणाली के बारे में थोड़ा सा बताएं, इस पर रोशनी डालें। देखिए, ये साज जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल साज है विचित्र वीणा, और साउथ में एक साज है गोटू वाद्यम, उनसे मिलता जुलता है। उसमें भी ये हाथ में एक वो लेते हैं स्लाइड करने के लिए, और स्लाइड करके तारों पे बजाया जाता है। स्वरों का निर्माण जो है वो उससे स्लाइड करके होता है। स्लाइड जब आ जाता है तो मीड़ अपने आप ही आ जाती है। ये इसकी साज की विशेषता है। क्योंकि जैसे सितार है तो सितार में पर्दे होते हैं, तो सा रे ग म प, तो आप उंगली कर देंगे। सरोद में भी ऐसे उंगली आएगी, वायलिन में भी ऐसे आप उसमें एक एक स्वर बजते हैं। लेकिन ये क्या, ये साउंड जो इसमें जो मोहन वीणा में साउंड है वो गायकी बन जाता है। क्योंकि सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, सपोज ये है तो अब ये एक तो होता सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये हो गया स्टैक्केटो नोट। जी। लेकिन जब हम सा रे, अब रे को गा से ले लिया, सा रे ग म प, अब पा गा का खंड क्या आया। ये सब जो बारीकी अपनी संगीत में, ये सिर्फ अपने ही भारतीय संगीत में ही मैं देख रहा हूँ कि ये जो बारीकियां हैं वो हम ही समझ सकते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, अब ये सा आया, एक तो सा ये हो गया सा, लेकिन सा नि ध प, इसमें एक्सप्रेशंस आ गए, मीड़ आ गई, गमक आ गई, और एक भाव आया। कि भाव कैसे आया, वो मीड़ गमक से आया। तो इस साज में ग रे नि प ग म ग, तो अब दूसरे साजों में अगर इसको अपन स्टैक्केटो में बजाएंगे, ग नि द प म प ग म ग, ये टुकड़ा हुआ हारमोनियम की जैसे। लेकिन जब हम इसको शास्त्रीय संगीत बनाते हैं और दूसरे जो साज हैं उनमें भी ये लोग इस तरह से करते हैं, हालांकि उसकी लिमिटेशंस होती है कि मीड़ कितनी खिंचती है, घसीट कितनी होती है, और स्लाइड कितना हो पाता है, वो बात अलग है। लेकिन इसमें मोहन वीणा की मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि इसमें अनलिमिटेड स्लाइड है। ग ग सा, ये निकल जाएगा इसमें। यानी बीच में ग ऐसे नहीं आएगा। ग ग सा नि प रे ग प नि सा रे नि प ग रे ग रे सा रे ग प ग ग रे रे सा नि सा, तो ये ग प ग ग रे रे सा नि सा ग रे रे सा नि प नि सा ग रे ग प ग रे सा नि रे सा, ये गमक आई है। रे ग प नि सा रे ग रे सा नि प नि प ग रे सा नि रे सा नि प रे सा नि प ग रे ग प नि सा नि प ग रे सा नि रे सा। अब ये चीज है, ये सिर्फ गायकी है। और गायकी को हम लोग अगर साज पे उतारते हैं, हालांकि हमारे पास शब्द नहीं है कि हमारे पास में अगर हम ये कहें कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। तो अब ये तो शब्द आ गए जी, तो पता चल गया कि क्या क्या रस है और क्या भाव है। तो हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के सामने एक चैलेंज रहता है जी कि आपके पास शब्द तो है नहीं, आप मीरा के प्रभु गिरधर नागर लीजिए, सामने आ गई मीरा जी और आप है ना। अब हम हमारे पास शब्द नहीं होते, तो एक चैलेंज रहता है कि हम अपने स्वरों के माध्यम से अपने भावों को, उस राग में जो भाव और रस निहित है उसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उसमें कितनी वैरायटी ला सकते हैं। अब हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को एक राग सपोज 1 घंटे तक परफॉर्म करना होता है, लाइव कॉन्सर्ट जो हमारी होती है, और मैंने वही कायम रखा है। मैं छोटे छोटे राग बजा के उस तरह नहीं करता हूँ। मैंने अभी भी अपना एक सोचा कि प्योरिटी जो हमारी पुरानी जो चलती आ रही है कि घंटा भर तक एक राग चल रहा है, आराब, जोड़, झाला चल रहा है, विलंबित चल रही है, ध्रुव चल रही है, तराना चल रहा है, तिहाइयां चल रही हैं, ये सब चीजें का शुमार होना चाहिए। मैं विदेशों में भी जब कार्यक्रम देता हूँ तो आप यकीन मानिए कि मैं 1 घंटे तक एक राग जरूर बजाता हूँ, 1 घंटा सवा। तो ये एक ट्रेडिशन है, हमारी ट्रेडिशन है। आप जैसे आप लोगों ने, आप महाराज जी ने, आपने सबने वो जो पुरानी बंदिशें हैं उनको आप किस तरह से अदा करते हैं। आपके खानदान से बिंदादीन महाराज जी और जो भी सब हुए, उनके आप इतने आपने वो चीज को, अच्छा उसमें एक चीज और जरूर मैं कहूंगा कि उसमें भी आप लोग अपना दिमाग लगाते हैं। महाराज जी ने जो किया वो ये किया कि उसमें अपना खुद का भी स्किल लगाया और उसको पब्लिक को समझाने के लिए उसको सरल बना दिया। चीज वही है, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन है वो मैं महाराज जी का इसीलिए कायल हूँ कि जो भी चीज होती है उसको बड़े अच्छे ढंग से एक आम आदमी से बहुत जल्दी रिश्ता जोड़ लेते हैं वो। तो ये संगीत में होना चाहिए ये, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ शास्त्र आके परफॉर्म करते हैं शास्त्र को। वो शास्त्रीय संगीत तो होता है, लेकिन हमको ये देखना होगा कि वो पब्लिक से कितना जुड़ाव उसका हो रहा है, उनको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। उनके सर से अगर कोई आपने अब ये आता कहते गिनता के दाती दा अगर उन्हें कर दिया उनको तो क्या ये क्या है भैया, हमको तो मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही। लेकिन उनको अगर ये कहे कि हम इसको इस तरह से कोई पेश किया जाए कि इसका एक्शन ये होता है, इसका ये होता है, तब उनको जल्दी समझ में आएगा। जैसे महाराज जी करते हैं कि क्रिकेट की बॉल हो तो वो सम पे बॉल आ रही है। ये सब चीजें तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी कला में बहुत। जी आपकी बात सुन करके एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे जो महाराज जी बोलते हैं हम लोगों को वही बात आप अपने जुबान से बोल रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है इस चीज का। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो उनके चरण की धूल हूँ जी। अरे वाह, क्या बात जी। तो बस यही है कि इसमें ये होना चाहिए कि हमारी जो एक तो प्योरिटी को कायम रखना है, साथ ही साथ उसमें मॉडर्निज्म जो है वो भी लेके आने का है। हमको अभी जमाने के साथ चलना है। आज लोग क्रिकेट समझ जाते हैं, अब कहाँ क्रिकेट है और कहाँ शास्त्रीय संगीत है। लेकिन देखिए जो महाराज जी का करिश्मा देखिए कि उसको जोड़ दिया उन्होंने, ऐसी कई चीजें जोड़ दी। तो ये हमको प्रेरणा मिलती रहती है महाराज जी से, और इस तरह से इसमें हमको नए आयाम इसमें जोड़ते जाते। तो मेरा मोहन वीणा का यही इस तरह का ही सोच रहा कि इसमें नया कुछ किया जाए, गायकी अंग और फिर तंत्रकारी अंग। तंत्रकारी में भी ये मगर ऐसा नहीं, इस तरह का चीजें जो तो इस तरह के जो बोल होते हैं वो भी इसमें शुमार करता हूँ।
गायकी भी लाने की कोशिश करता हूँ। इसमें 20 तार लगाए हैं मैंने, तो इसमें जैसे तरब के जो 12 तार लगाए हैं, जी जी, अपने यहाँ तो तरब का बहुत पुराना सिद्धांत है, सरोद सितार में, बिल्कुल बिल्कुल सारंगी में, सभी साज में हमारे यहाँ तरब बिल्कुल। होती हैं। सारंगी में तो कहते हैं 100 तार होते हैं। बहुत सारे होती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए सौरंगी, तो सौरंगी इतनी नाम। इतनी सारी तरबें लगाई होती हैं, तो वो जरा सा भी सा बजाते हैं तो वो तरब जो है गूंजती है, क्योंकि जी छोटा साज है। वो बिल्कुल। तरब की जो वो गूंज है, सितार में आपने एक सा छेड़ा, उसके बाद में आप इधर भी उंगली आ गई, लेकिन सा की जो आवाज थोड़ी देर कंटिन्यू रही। ये अपना जी जी फिजिक्स का एक सिद्धांत है कि सेम फ्रीक्वेंसी, देन यू डोंट हैव टू strike the string, it will हाँ हाँ, vibrate on its own because of the same frequency। ये जो फ्रीक्वेंसी, हाँ है फिजिक्स का सिद्धांत है कि सेम फ्रीक्वेंसी बिल्कुल। हुई, तो आप जो मेन स्ट्रिंग पे जो स्वर बजा रहे हैं, और फिर जो नीचे तरब है, तरब के तार अगर उससे सही ट्यूनिंग उनकी है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल बिल्कुल। एक्यूरेट, एक बाल बराबर भी फर्क हुआ तो वो वाइब्रेट नहीं करेगी, तो वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करने लग जाती है। उसी सिद्धांत पे मैंने इसमें 12 तरमें लगाई हैं। तो अब ये क्या कोई बात भी है, स्वर बजाइए, उसकी एक गूंज गूंज वो बसता पैदा है, करती है। तो ये एकदम इस एकदम। सिद्धांत पे मैंने इसको मौन वीणा ये तो का बहुत बहुत डेवलपमेंट बड़ा किया। जी, अब इसमें आविष्कार चैलेंजेस, है। जी आपका सवाल था इसमें क्या क्या चैलेंजेस और कैसे इसकी वो शिक्षण पद्धति कैसे होती है। तो जी हाँ शिक्षण जी, तो एक्चुअली तो ये मेरा खुद का ही किया हुआ है ज्यादा, तो मुझे ही पता है कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अ, मेरे गुरु सितार वादक ही है, जी सजीव भाई साहब भी, और जी पंडित रविशंकर जी भी। अरे जी, हाँ लेकिन हाँ, ये साज मेरा सोचा हुआ है, तो इसमें मैं अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से करता हूँ। जी जैसा जी, जो साज है उसको सुटेबिलिटी के हिसाब से उसको वो करना पड़ता है कि जो चीज इसमें जो चीज सरोद में आ सकती, जी जो सितार में आ सकती है, वो उतनी इसमें नहीं आएगी, ये तो मुझे मालूम है। तो जी, उसकी उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटीज, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस, और उस इंस्ट्रूमेंट पे क्या सही फब रहा है, कौन सा वाह, अच्छा लग रहा है। आप किसी चीज को ओवर ट्राई करते हैं किसी जगह पे, वो अच्छा नहीं जी लगता है। जो नेचुरल वे जी, में आता है, जो नेचुरल में आ गया, वही सबसे अच्छा होता है। तो वाह वाह, इस तरह से इसकी ये मैंने इसको थोड़ा डाइवर्ट कर देता हूँ। जो मेरी शिक्षा है, जी जो मेरे को शिक्षा मिली, वो एग्जैक्टली मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ। वो एग्जीक्यूट करता हूँ मैं अपने साज को लेके, अपनी जी, जो एक मेरा स्टाइल बन गया उसको लेके, उस नॉलेज को इस्तेमाल करके अपना इंटरप्रिटेशन लगाता हूँ मैं, अपनी खुद की वाह, परिभाषा लगाता हूँ। तो उसके हिसाब वाह, से काम करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ये मेरे साज के बारे में थोड़ी सी आपको मैंने वाह वाह, जानकारी दी। तो अभी अभी जैसे क्योंकि तो आपके जरिए, आपके बेटे के जरिए तो काफी हम लोग सुनते रहते हैं जी ये वीणा के बारे में। तो अभी जी यहाँ तक सीखने वालों की जो तादाद है, जी। आपको क्या लगता है कि इस साज को लेकर के लोगों के अंदर में क्या उत्साह है सीखने का? मैं आपको बताऊं कि जितना हमारे भारतवर्ष में इसका वो है प्रचलन, उतना ही विदेशों में भी है, और वाह वाह विदेशों में वाह, बहुत ज्यादा है। कम से कम वाह, मेरे, आप समझिए 100 देशों में मेरे साज यहाँ से एक्सपोर्ट होके जा रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, 100 वाह देशों में मेरे कुछ हैं जो स्टूडेंट हैं, जो सीखते हैं, साज वाह, खरीदते हैं, साज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कुछ कुछ लोगों ने बहुत वर्ल्ड लेवल पे नाम किया है। यानी एक वाह, मेरे शिष्य है, उन्होंने तो इतना नाम किया है कि ऑर्गेनाइजर मुझे कहते हैं कि आ, आप इनके साथ जुगलबंदी कर देंगे क्या, ये सेलेबल स्टार है, मतलब इसमें इसके टिकट आपसे भी ज्यादा बिकेंगे। इसका नाम इतना हो गया। वाह तो वाह, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, खुशी भी होती है, और लगता भी है कि वाह बेटा, अच्छी बात है। तो काफी काफी देशों में इसको मतलब इसी तरह सराहा गया, क्योंकि मैं बताऊं उसका एक विशेष कारण ये है जी कि मुझे ग्रैमी अवार्ड मिला, जो दुनिया में, अमेरिका में संगीत का बिल्कुल सर्वोच्च सम्मान होता है। वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल, टफ होता है, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया से
एंट्रीज आती हैं। मेरा वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में था। वर्ल्ड वाह, म्यूजिक वाह, कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड से रिकॉर्डिंग्स आती हैं, उनका सर्वे होता है, फिर उसमें बेस्ट एल्बम वो चूज करते हैं। तो ये जी मुझे 94 में मिला था ग्रैमी अवार्ड। जी जी, वो और एक बार अगर आपको ग्रैमी मिल जाता है, उसके बाद में आपकी पॉपुलैरिटी यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है। एकदम एकदम विदेश की एकदम। बात कर रहा हूँ, विदेश की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जी हमारे हाँ, जी हाँ। इंडिया में लोग उतना नहीं जानते थे। 94 में ग्रैमी को बहुत कम लोग जानते थे कि कोई ग्रैमी अवार्ड होता है। अब जी जानने लगे हैं, ये यंगर जनरेशन, अभी जैसे त्रिभुवन है, ये लोग जी ये सब जानते हैं कि ग्रैमी की जी क्या वैल्यू होती है। और जी जी, तो वो अवार्ड मुझे 94 में मिला। उससे क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक वो नाम चढ़ा बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्रैमी कैसे मिल गया। अब मैं आपको उसकी भी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे जी हम लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग की थी और कैसे क्या हुआ, फ्यूजन म्यूजिक जी कैसे हुआ। जी, मैं अमेरिका के टूर किया करता था रेगुलरली हर जी साल। कुछ ऐसा ही एक टूर था मेरा 20-22 शहरों का, अच्छा, 92 में जी तो मुझे एक रिकॉर्डिंग कंपनी, वहाँ की वाटर लिली अकाउस्टिक्स एक कंपनी थी, अच्छा जिसने अच्छा मुझे अच्छा, अप्रोच, हाँ उन्होंने अप्रोच किया मुझे कि साहब आपका हम फ्यूजन म्यूजिक करना चाहते हैं। और हम्म, अमेरिका में एक बहुत फेमस गिटार प्लेयर हैं, राय कूडर नाम है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, उन राय कूडर के साथ आपकी रिकॉर्डिंग चाहते हैं हम। वाह वाह, तो मैंने कहा भाई, मैं तो जानता भी नहीं, मैंने तो उनकी गिटार भी नहीं सुनी, उनका मुझे पता भी नहीं किस तरह का म्यूजिक करते हैं। तो बोले उन्होंने आपका सुना है और उन्होंने सजेस्ट कर दिया। क्या बात है। अच्छी बात है, चलिए। तो यकीन मानिए आप कि मेरे पास में, क्योंकि मैं ऑलरेडी टूर पे था, तो मेरे पास एक दिन था बस। एक दिन मेरे पास में जो अ, खाली था। जी तो उस दिन के लिए मैंने उनको टाइम दिया, क्योंकि मेरा उसी शहर में प्रोग्राम था, लॉस एंजल्स में। तो मैंने जी कहा भाई मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगा और दूसरे दिन आने के बाद में अपनी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। मैंने परमिशन दी। जी, फिर उन्होंने कहा कि इसकी रिहर्सल वगैरह, और मैंने कहा ये सब मैं नहीं कर सकता। एक जी दिन में मैं इस रिकॉर्डिंग कर लूंगा, लेकिन ये म्यूजिक को लिखना, कंपोज्ड म्यूजिक बजाना, कागज सामने रखना, रिहर्सल करना, ये सब मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। हाँ, मुश्किल है। ये मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी जी नेचर अलग है। जी जी जी, मेरी नेचर है इम्प्रोवाइजेशन की। कि एकदम अभी एकदम मुझसे एकदम, जो जो मेरे अब दिमाग में आ रहा है, या जो वो साज लेके बैठेंगे और फिर हम, ये क्या है, दो फ्यूजन का मतलब है आप दो डिफरेंट म्यूजिकल स्ट्रीम को साथ में लेके कैसे एक बना के चल रहे हैं साथ में। बिल्कुल सामंजस्य बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल सामंजस्य का बिल्कुल ही नाम है फ्यूजन। तो बिल्कुल, इसको हम कैसे वो करेंगे। मैंने कहा कि ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक वो मेरे सामने कुछ बजाएंगे नहीं, जब तक मेरा मूड नहीं आएगा और मैं सोचूंगा नहीं, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कल को क्या मैं अभी बात है। कुछ आपको म्यूजिक लिख के दे दूं, फिर मैं खुद ही भूल जाऊंगा, कि क्योंकि मैं पढ़ तो नहीं सकता वो। बिल्कुल वेस्टर्न म्यूजिक में तो बिल्कुल, क्या होता है कि वो सामने नोटेशन रखते हैं जी 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 और जी, उसमें देख के बजाते इतनी स्पीड में भी जी वो पढ़ लेंगे। जी अब जी जी, हमको तो ठीक है, गा पा सा नि सा गा रे सा नि सा नि पा गा रे सा नि पा नी सा रे, ये हमको हमारे दिमाग में ये आएगी चीज। अब बिल्कुल हमसे कहे बिल्कुल कि आप अब इसका इम्प्रोवाइजेशन करे, पानी सा गा रे सा नि सा रे सा नि पानी सा नि पानी गा पा गा रे सा नि सा रे गा रे सा नि सा नि सा रे सा नि पा गा पा नि सा नि पा गा रे सा गा रे नी 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 सा रे गा पा नि सा, जैसे ये क्या आ बात गया। है। अब क्या अब इसको अब आप कहेंगे इसको जरा रिपीट कर दीजिए, तो अब मैं रिपीट मुश्किल नहीं कर है, सकता। मुश्किल है। तो मैंने उनको समझाया कि ये है हमारा म्यूजिक, तो वो उसको समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया। बोले आपकी बात सही है। वाह वाह वाह, और मैंने कहा अभी तक जो भी फ्यूजन वगैरह हो रहे हैं अमेरिका में, और जो जिस तरह का संगीत अमेरिका में चल रहा है, जी बहुत ज्यादा लाउड, लाउड, इलेक्ट्रॉनिक और जाम और छक 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 छक, इस तरह की वो सब चल रही है।
जी जी। मेरा आइडिया ये है कि उससे थोड़ी सी लोगों को शांति, निजात दिलाइए, एकदम एकदम एकदम। और ऐसा हम म्यूजिक क्रिएट करेंगे जो अकाउस्टिक हो, नो इलेक्ट्रॉनिक्स। वाह वाह वाह। तो खैर, तो साहब वो हम फिर बैठ गए एक दिन, रात को 11 बजे का टाइम फिक्स हुआ रिकॉर्डिंग का। जी। और ये जो है एक चर्च में रिकॉर्डिंग की थी महाराज जी, मैं आपको बताऊं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको एक स्टूडियो में, फॉर्मल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं की थी, बल्कि एक चर्च में की थी। चर्च का जो एक नेचुरल जो एम्बियंस चलता है, मतलब जो आवाज जो है वो ऐसा अपने आप रिवर्ब आता है वहां से, हाँ, थोड़ा हॉलो जैसा होता इको, है। हाँ हाँ, इको इको हो आता है। जाता है। वो आवाज हमने ली, और वहीं बैठ के, एक वातावरण भी बहुत अच्छा था। वाह वाह वाह। और जीसस क्राइस्ट की पीछे बड़ी सारी मूर्ति लगी हुई थी। हम लोग वहां पे उनके नीचे बैठ के जमीन पे, क्योंकि अपना साज तो नीचे बैठ के ही होता है। एकदम तो इस एकदम। तरह से वो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। और जी। मैंने कहा निकालिए आप अपना साज। तो उन्होंने, मैंने कहा कुछ भी बजाइए, शुद्ध स्वर में कुछ बजाइए। तो उन्होंने ऐसे कुछ स्ट्रमिंग करना शुरू किया। मैंने फटाक से कह दिया, ये बिल्कुल इसी को रखिए, ये जो आप कॉर्डिंग दे रहे हैं, ये कॉर्ड्स में मेरा मूड जम गया। हाँ। तो मैंने एक एक ट्यून उसी समय बना ली, द 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 ये वाह। ट्यून आ गई। फिर मैंने इसको करके ना, और फिर उसको रिकॉर्ड किया। और कोई एडिटिंग नहीं, कोई रीटेक भी नहीं, ऐसे कैसे ऐसे फिर 4 नंबर टोटल किए, वाह और वाह वाह। चारों में इसी तरह के गुण रखे। एक आप उन्होंने कहा कि एक बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। तो मैंने सा नि सा ग सा नि सा नि प सा नि सा ग म प ग सा नि प सा नि सा ग सा नि सा नि प ब द 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 इस तरह की वाह एक वाह। चाल लेके मैंने, वो थोड़ा फ्यूजन का भी रंग डालना था, तो मैंने उसको एक ये इसका नाम, हाँ, तो इस तरह क्या अलग बात अलग है। ऐसे 4 रचनाएं हुई। और वो एल्बम बाहर निकला 92 में। और आप ये देखिए कि क्या हमको जो वहाँ का एक बिलबोर्ड होता है, बिलबोर्ड चार्ट, उस जी जी। बिलबोर्ड चार्ट में हमारा टॉप 10 में गिनती आना, यानी बहुत बड़ी बात होती है। सही एल्बम बात। मीटिंग बाय द रिवर, वाह वाह वाह। मीटिंग बाय द रिवर नाम था। तो वो टॉप 10 में आया, और काफी सप्ताह तक आगे चलता रहा वो। फिर उसके वाह बाद में अल्टीमेटली वो ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुआ, और उसको 94 में जाके मुझे वो ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तो क्या ये बात है। वाह वाह वाह। फ्यूजन की कहानी है। जी वाह वाह वाह। जी। पंडित जी, अपने जीवन में कोई भी ऐसी रोचक घटना जो घटी हो, उसको आप हमारे साथ साझा करिए, जरा बताइए उसके बारे में। अच्छा। आ, मुझे एक एक बात याद आती है। जी मेरा जी। अमेरिका के एक सिटी में मेरा प्रोग्राम था। और वहां पर बड़ी दूरियां बहुत होती हैं, तो लोग बाग बहुत एडवांस में ही पहुंच जाते हैं प्रोग्राम में। अच्छा। और जी पंक्चुअलिटी तो आप जानते ही हैं, जी। क्योंकि आप स्वयं भी जानते हैं कि किस तरह विदेशों में ये लोग पंक्चुअलिटी को बहुत कंट्रोल ऑब्जर्व होते हैं, करते हाँ। हैं। अगर 7 बजे का बिल्कुल प्रोग्राम है तो ठीक 7 बजे ही पर्दा खुलेगा, बिल्कुल और लोग बिल्कुल। 6:30 बजे से ही जमना शुरू कर देते हैं। कई लोग जी 6 जी बजे ही आ जाते हैं, चाय कॉफी का मजा लेते रहते हैं बाहर। 5 बजे आ जाते हैं और जी। आनंद लेते हैं, क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है जनरली। तो मेरा प्रोग्राम था, मैं कुछ कारणों से मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी, और मैं एयरपोर्ट से सीधा ऑडिटोरियम में जा रहा। वैसे तो हम लोग साउंड चेक करने के लिए 3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, जी जी लेकिन जी 3 जी। घंटे का वहां पे वो नहीं मार्जिन हो मार्जिन ही पाया, नहीं था। क्योंकि मुझे मार्जिन ही नहीं था। वो हाँ फ्लाइट हाँ। डिले होगी, और एयरपोर्ट से मुझे सीधे ही आना पड़ा।
तो कहने का मतलब ये है कि मैं ऋषभ, वो गाड़ी चल रही है, तो जिस ऑडिटोरियम में जिसमें प्रोग्राम था, उसमें ऑडिटोरियम में उसके पहले मतलब 1 किलोमीटर पहले ही से गाड़ियों की लाइन चल रही, क्योंकि वहाँ वो लोग अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए ना जगह नहीं मिलती है ना, तो वो पहले आ जाते हैं जल्दी। तो वो मतलब 1-1.5 घंटे पहले ही से लाइन लगनी शुरू हो गई, और मेरे प्रोग्राम में करीब 1 घंटा रह गया। 1 घंटा रह गया और मुझे फटाफट साउंड चेक करना था, और मैं उनको जो मुझे गाड़ी में बिठा के ला रहे थे बोले, सर देयर इज ए बिग क्यू। मैंने कहा ये लाइन है किसकी? बोले आपके ही प्रोग्राम के लिए है। तो मैंने कहा भैया इनको जाके कहो जिसके लिए आप इतनी लाइन लगा रहे हो वो तो पीछे खड़ा हुआ, उसको जाने दो, उसको रास्ता दो, उसको रास्ता दो। तो फिर वहां देखिए एक से दूसरा वो उन्होंने उसको कहा, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को कहा कि प्लीज गिव वे, और फिर उन्होंने साइड में मुझे जगह दी। और फिर मैं जाके वहां पहुंचा 1 घंटा पहले, और तुरंत साउंड चेक किया, फिर उन लोगों की गाड़ी आना शुरू हुई। तो मैंने कहा ये तो कमाल हो गया। पंडित जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके आने से हमारे परंपरा का रौनक बढ़ा, हमारे इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ी। मैं जय किशन महाराज जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, त्रिभुवन जी का भी, कि आपने मुझे आज इतनी अच्छी तरह से सुना, इतनी डिटेल में बात हुई है, और आप जैसे गुणीजन लोग से बात करने का माहौल ही अलग हो जाता है। आपसे आप बात निकलती है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत नमस्कार। तो ये थे हमारे भारत के सिरमौर पंडित विश्व मोहन भट्ट जी। फिर आपसे मुलाकात होगी और एक महान शख्सियत के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।